क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसे एक भीड़ भाड़ वाले शहर में सड़कों के बीचों बीच दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को सुनकर आपको भी लगेगा कि पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कीर्ति व्यास केस के बारे में। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से। मुंबई के जीबी रोड के एक अपार्टमेंट में एक कीर्ति व्यास नाम की साधारण लड़की रहती थी। एक छोटा सा मिडिल क्लास परिवार था। माता पिता और एक बड़ी बहन थी। आस पड़ोस के फ्लैट में कजिन वगैरह भी रहते थे। कीर्ति व्यास एक चार्टेड अकाउंटेंट थी और बी ब्लंट नाम के एक सलून में, जो बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधुना बावनी का है, यहाँ कीर्ति व्यास फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब 16 मार्च 2018 का दिन शुरू हो गया। सुबह तकरीबन 9 बजे कीर्ति अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर वो ऑफिस नहीं पहुंचती। जब ऑफिस आने का टाइम निकलने लगा तो ऑफिस के लोगों ने कीर्ति को फोन किया कि आखिर कीर्ति अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई, लेकिन कीर्ति का फोन तो स्विच ऑफ था। कलीग्स को लगा कि कीर्ति फोन डिस्चार्ज होगा और वो शायद आज नहीं आएंगी। इधर 11 साढ़े 11 बजे कीर्ति की मां अपनी बेटी को फोन करती है, लेकिन बेटी का फोटो स्विच ऑफ था। मां को लगा कि बेटी ऑफिस में बिजी होगी, इसीलिए फोन स्विच ऑफ है। धीरे धीरे शाम होने लगी। ऑफिस की छुट्टी हो गई और घर पर मां, पिता और बहन कीर्ति का इंतजार करने लगे। घर वालों ने बेटी को फोन किया, लेकिन फोन अभी भी स्विच ऑफ आता है। अब बहन पास में चाचा के अपार्टमेंट में चाचा से कीर्ति के बारे में पूछती है। कीर्ति का अपनी दादी से बहुत लगाव था, इसीलिए दादी को कीर्ति के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। घर पर सभी लोग परेशान थे। अब बहन कीर्ति के दोस्तों से फोन करके पूछती है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। ऑफिस के लोगों ने भी बताया कि कीर्ति आज तो ऑफिस आई नहीं थी। ये बात सुनकर घर वालों की चिंता और भी बढ़ने लगी। ये सब चल ही रहा था कि सुबह हो जाती है। इसके बाद 17 मार्च को बहन ने डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में कीर्ति की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा दी। ये कहती है कि इनकी छोटी बहन कीर्ति व्यास कल सुबह 9 बजे के आसपास ऑफिस के लिए घर से निकली थी और तब से उसका कोई अता पता नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। उसके कलीग्स ने बताया कि वो कल ऑफिस भी नहीं आई थी और कल सुबह से गायब है। पुलिस कंप्लेन दर्ज कर लेती है और अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर देती है। फरहान अख्तर ने भी अपने ट्विटर के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट की कि कीर्ति व्यास कहीं मिले तो इन्फॉर्म करें। ढूंढने की हर तमाम कोशिश की गई, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चला। 5 अप्रैल को कीर्ति व्यास का यह मिसिंग केस मुंबई के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए कीर्ति के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। क्राइम ब्रांच ने देखा कि 9 बजे के करीब कीर्ति व्यास अपनी बिल्डिंग के बाहर फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी में बैठे 2 लोगों से कुछ बातें करती हैं और उनकी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाती है। फुटेज में गाड़ी का नंबर भी पता चल गया और पुलिस गाड़ी के ऑनर के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। ये गाड़ी 42 वर्षीय खुशी सहजवानी नाम की एक महिला की थी, जो अपने पति और बेटे के साथ सेंटा क्रूज वेस्ट में रहती थी। वैसे ये भी कीर्ति व्यास के जैसे बी ब्लंट सैलून में एकेडमी मैनेजर के तौर पर जॉब करती थी। खुशी से पूछताछ करने के लिए पुलिस सीधा बी ब्लंट सैलून पहुंच जाती है। खुशी ने कहा कि उसने 16 मार्च को कीर्ति को अपनी गाड़ी में बिठाया था। ये अपने एक कलीग सिद्धेश के साथ ऑफिस जा रही थी, जिसकी उम्र 29 साल थी और ये अकाउंट्स देखता था। ऑफिस जाते समय बीच में कीर्ति व्यास का घर पड़ता है। वो रास्ते में दिखी तो हमने गाड़ी को रोक दी और हमने कहा कि हम भी ऑफिस जा रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ। वैसे कीर्ति रोज ग्रांट रोड स्टेशन से लोकल ट्रेन में बैठकर ऑफिस आती थी। कीर्ति ने खुशी की गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और बोली कि मैं खुद ऑफिस आ जाऊंगी। दोनों ने फिर गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसने बोला ठीक है, लेकिन मुझे नवजीवन सोसाइटी के पास में छोड़ देना, मैं वहां से लोकल ट्रेन ले लूंगी। इन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। इसके बाद कीर्ति गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठती है। खुशी सहजवानी गाड़ी चला रही थी और सिद्धेश पीछे बैठा हुआ था। खुशी ने बताया कि उसने कीर्ति को नवजीवन सोसाइटी के पास छोड़ दिया था। फिर ये और सिद्धेश यहां से ऑफिस आ गए। पुलिस ने ऑफिस के सारे रिकॉर्ड चेक किए तो सच में खुशी और सिद्धेश 16 मार्च को टाइम से ऑफिस में आए थे। खुशी का यह बयान सही निकला। अब क्राइम ब्रांच की टीम कीर्ति व्यास के घर से
नवजीवन सोसाइटी ग्रांट रोड स्टेशन तक के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करती है। कीर्ति 9:15 पर फोर्ड इको स्पोर्ट कार में बैठती है। 9:18 पर गाड़ी नवजीवन सोसाइटी के पास में दिखी और गाड़ी में तीनों बैठे हुए थे। इसके बाद ये गाड़ी 9:25 पर 7 रास्ता नाम की जगह पर दिखी, लेकिन यहां पर कीर्ति आगे वाली सीट पर बैठी हुई नहीं दिखी। अब गाड़ी में केवल 2 ही लोग थे, खुशी और सिद्धेश। पुलिस ने सोचा कि खुशी ने कीर्ति को ग्रांट रोड स्टेशन के पास में उतार दिया होगा, लेकिन जब ग्रांट रोड के सारे सीसीटीवी फुटेज में कीर्ति कहीं नहीं दिखी। अगर वो नवजीवन सोसाइटी के पास में उतरी तो ग्रांट रोड स्टेशन पर क्यों नहीं आई? यह भी हो सकता है कि कीर्ति गाड़ी से उतरी ही ना हो। पर नवजीवन सोसाइटी आने के ठीक 7 मिनट के बाद कीर्ति गाड़ी से कहां गायब हो सकती है? आखिर 7 मिनटों में उसके साथ क्या हो सकता है? वो कहां जा सकती है? खुशी ने अपने बयान में बताया कि ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी कभी कभी अपनी गाड़ी को इस स्टेशन के पार्किंग में पार्क करके लोकल ट्रेन से ऑफिस जाती थी। क्योंकि पुलिस ने कैमरे में खुशी को गाड़ी चलाते हुए देख लिया था, तो सोचा कि ये गाड़ी चलाकर किन किन रास्तों से ऑफिस जाती होगी। करीब 2 महीनों तक के फुटेज देखे जाते हैं, लेकिन खुशी एक भी दिन अपनी गाड़ी को स्टेशन के पार्किंग में पार्क करके लोकल ट्रेन में बैठकर ऑफिस नहीं गई। यह चौंकाने वाली बात थी। खुशी क्राइम ब्रांच से झूठ क्यों बोल रही थी? बस केवल इसी वजह से क्राइम ब्रांच की नजर खुशी पर आकर के रुक गई। जब कीर्ति गायब हुई थी तो रिपोर्ट लिखाने के बाद 17 मार्च को सिद्धेश अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आया कि कीर्ति को ढूंढने में ये भी पुलिस की मदद करेगा। पर इसने ये बात नहीं बताई कि 16 मार्च की सुबह में इसके साथ ही कीर्ति गाड़ी में बैठकर घर से निकली थी। ये भी चौंकाने वाली बात थी। क्राइम ब्रांच खुशी और सिद्धेश से इन सारे सवालों के जवाब मांगती है। ये दोनों बस एक बात पर अटके हुए थे कि इन्होंने नवजीवन सोसाइटी के पास में कीर्ति को ड्रॉप कर दिया था। सैकड़ों बार पुलिस इन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ करती रही। जगह जगह के ना जाने कितने सीसीटीवी फुटेज देख लिए गए। सब कुछ तो कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। केवल यही दोनों थे जिनसे कीर्ति आखिरी बार मिली थी। इन दोनों से सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ये सब करने में 50 से 60 दिन बीत चुके थे। मार्च महीने से मई महीना आ गया। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के मन में वो 7 मिनट वाला पूरा खेल चल रहा था। पहले कीर्ति कार के फ्रंट सीट पर बैठी थी, फिर 7 मिनट के बाद वो कहां गायब हो गई। ग्रांट रोड स्टेशन पर भी वो नहीं आई थी। पुलिस के मन में खुशी की गाड़ी को लेकर कुछ शक पैदा होता है, क्योंकि कीर्ति आखिरी बार इसी कार में दिखी थी। पुलिस ने खुशी सहजवानी से फोरेंसिक जांच के लिए उसकी गाड़ी ले ली। गाड़ी को कलीना फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। जांच करने पर गाड़ी की बैक सीट के आसपास कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। अब पुलिस की टीम कीर्ति व्यास के घर जाती है। कीर्ति की मां के खून के सैंपल लिए जाते हैं। इसके बाद इन सैंपल्स को डीएनए जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच करने पर गाड़ी से मिले खून का डीएनए कीर्ति की मां के डीएनए से मैच हो गया। अब यह क्लियर हो गया कि गाड़ी में मिला खून कीर्ति का है। इतना काफी था खुशी और सिद्धेश को अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद मई 2018 में पुलिस खुशी और सिद्धेश को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों को अलग अलग रूम में बैठाकर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। कार से मिले ब्लड सैंपल्स के बारे में बताया जाता है। खुशी ये सब सुनकर टूट गई और बोला कि सिद्धेश ने कीर्ति व्यास का खून कर दिया है। इसके बाद सिद्धेश को खुशी के बयान के बारे में बताया जाता है। ये सब सुनकर सिद्धेश भी टूट गया और बोला कि मैंने और खुशी ने मिलकर कीर्ति को खत्म कर दिया। गुनाह तो दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब मोटिव पता करना था और सबूत इकट्ठे करने थे। सबसे अहम था, इन दोनों ने लाश का क्या किया। शव को बरामद करना बहुत जरूरी था। केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनसे पूछा जाता है कि कीर्ति को मारने के बाद इन्होंने लाश का क्या किया और उसे कहां छुपाया। ये लोग जगह बताते हैं। अब यहां से इन्वेस्टिगेशन का असली खेल और पुलिस की कड़ी मशक्कत शुरू होती है। खुशी और सिद्धेश के अनुसार इन्होंने बॉडी को वड़ाला क्रीक में फेंक दिया था। ये एक तरह की छोटी नदी है जो आगे समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसके आसपास घना जंगल है जहां पर जंगली जानवर रहते हैं। पुलिस अपने साथ गोताखोर और मछुआरों को लेकर आती है। बॉडी को ढूंढना शुरू किया जाता है। पुलिस झाड़ियों में ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ मछुआरों और गोताखोरों की टीम पानी में ढूंढ रही थी। जिन झाड़ियों में जाया नहीं सकता था वहां ड्रोन से खोज हुई। लगभग पूरे वड़ाला क्रीक को खंगाल लिया गया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली। यह भी हो सकता है कि कहीं लाश नदी से बहकर के समुद्र में तो नहीं चली गई। वैसे भी अब तो 2 से ढाई महीने बीत गए हैं, पता नहीं बॉडी का क्या हुआ होगा। गांव वालों ने बताया
कि इन झाड़ियों में लोमड़ियां रहती हैं। ये सुनकर के पुलिस के मन में अब एक नया डर आ गया कि कहीं लोमड़ियों ने कीर्ति की बॉडी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि लाश को ढूंढना बहुत जरूरी था। क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर के दिमाग में आया कि जिस तरीके से फिल्मों में एक्शन सीन्स रिकॉर्ड करने के लिए एक्टर्स के डमी यूज किया जाते हैं, वैसे ही इस केस में भी करना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि बॉडी कहां पर बहकर जा सकती है। डमी बनाने वालों को कीर्ति का हाइट, वेट और सारी डिटेल बताई जाती है। अब पुलिस डमी को अपने साथ वड़ाला क्रीक लेकर आती है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी, ड्रोन्स, बोट, मछुआरों के साथ। खुशी और सिद्धेश ने जिस समय, जिस पोजीशन, जिस हाइट से बॉडी को फेंका था, सेम उसी तरीके से डमी को पानी में फेंका जाता है। अब बॉडी बहने शुरू होती है और पीछे पीछे पुलिस और मछुआरों की बोट उसका पीछा करने लगी। आसमान में ड्रोन से नजर रख रहे थे। 2 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद अचानक से हवाएं तेज हो गईं। पानी का बहाव तेज हो गया और इसी में डमी गायब हो गया। डमी को बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बॉडी को ढूंढने के लिए डमी वाला आइडिया फेल हो गया। इधर पुलिस की एक टीम खुशी और सिद्धेश से कत्ल करने के पीछे का मोटिव पूछती है। पुलिस को इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया वो कुछ ऐसे है। कीर्ति व्यास बी ब्लंट सलून में फाइनेंस मैनेजर थीं और सिद्धेश इसी का जूनियर था जो अकाउंट देखता था। कीर्ति और सिद्धेश एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। वही खुशी सहजवानी एकेडमी मैनेजर थी। खुशी की शादी हो चुकी थी। खुशी का सिद्धेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। सब कुछ सही चल रहा था। तभी जनवरी के महीने में कीर्ति ने सिद्धेश को 1 महीने का नोटिस दिया। कीर्ति का कहना था कि जीएसटी लागू हुए इतने दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी सिद्धेश अकाउंट में ढेर सारी गलतियां कर रहा है। इसको जीएसटी कैलकुलेट करने की समझ नहीं है, जिससे सलून के फाइनेंसेस में गहरा असर पड़ रहा है। यह 1 महीने का नोटिस है। इसके बाद पको फायर कर दिया जाएगा। अब यह नोटिस लेकर सिद्धेश खुशी के पास चला गया, जिससे इसका अफेयर था। खुशी को यह बात अच्छी नहीं लगी। खुशी ने कृति को समझाया कि ऐसा मत करो, यह सीख लेगा। कीर्ति ने बोला कि एक आध बार छोटी मोटी गलती ठीक है, लेकिन हर बार बड़ी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति को बहुत समझाया, लेकिन कीर्ति नहीं मानी। इसके बाद ही खुशी और सिद्धेश ने कीर्ति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 16 मार्च की सुबह में ये दोनों मिलते हैं। कीर्ति के घर उसे पिकअप करने के लिए जाते हैं। जैसे तैसे इन्होंने कीर्ति को कार की फ्रंट सीट पर बिठा लिया। गाड़ी खुशी चला रही थी। थोड़ी देर में नवजीवन सोसाइटी आने वाली थी, जहां कीर्ति को उतरना था। इस जगह आने से पहले सिद्धेश ने कीर्ति से आखिरी बार बोला कि नोटिस वापस ले लो, मैं काम सीख लूंगा और गलती नहीं करूंगा। लेकिन कीर्ति व्यास ने ऐसा करने से मना कर दिया। यह सुनकर सिद्धेश भड़क गया और इसने एक कपड़ा लिया, कीर्ति का गला दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में कीर्ति शांत पड़ गई। गाड़ी रोड पर चल रही थी। फिर सिद्धेश ने कीर्ति की बॉडी को पीछे खींच लिया और गाड़ी की बैक सीट के नीचे छुपा दिया। गला घोंट कर मारने और पीछे खींचने में कीर्ति को थोड़ी खरोंचें लग गई और खून की बूंदें गाड़ी की बैक सीट के कुछ हिस्सों में लग गई। इसके बाद खुशी अपनी गाड़ी को सेंटा क्रूज में अपनी बिल्डिंग के पार्किंग में पार्क कर देती है और फिर दोनों अलग अलग रास्ते से ऑफिस चले जाते हैं। कीर्ति की बॉडी अभी भी गाड़ी में ही थी। इधर ऑफिस में ये दोनों नॉर्मली काम करते हैं। शाम के 7:30 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती है। इसके बाद दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। वैसे सिद्धेश कई सालों तक वड़ाला के गांव में रह चुका था। इसे वड़ाला की हर जगह पता थी। इन्होंने प्लान बनाया कि बॉडी को वड़ाला क्रीक में फेंक देंगे। अब ये रात होने का वेट करते हैं। रात 8:30 बजे के बाद वड़ाला के इलाकों में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये जंगली एरिया है तो रात को लोग वहां पर नहीं जाते हैं। इसका फायदा खुशी और सिद्धेश ने उठाया और बॉडी को पुल से नदी में फेंक दिया। ये सब इन्होंने केवल इसलिए किया ताकि सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से ना निकाल पाए। पुलिस ये सारी कहानी सुनती है। वैसे पुलिस ने इन दोनों से कई बार पूछताछ की थी, लेकिन कभी भी खुशी ने यह नहीं बताया कि सिद्धेश के साथ उसका अफेयर है। खुशी नहीं चाहती थी कि इसके पति और बच्चों को इस बारे में पता चले, वरना परिवार उजड़ जाएगा। पुलिस ने खुशी के बिल्डिंग से वड़ाला पुल के बीच करीब 4000 कैमरों को खंगाला। इसकी वजह यह थी कि क्या सच में इन्होंने बॉडी को वड़ाला क्रीक में फेंका था या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। समुद्र में भी लाश को ढूंढा जाता है। कोस्टल एरिया के सारे पुलिस स्टेशंस में मैसेज भेज दिया गया, अगर कहीं कोई लाश मिले तो हमें बताएं। खुशी और सिद्धेश के कत्ल करने के बाद के सारे कॉल डिटेल्स निकाले गए हैं। पता चलता है कि 17 मार्च को इन्होंने 50 से 60 बार एक दूसरे को कॉल किया था, पर जब इनके 17 मार्च के पहले के कॉल डिटेल्स निकाले गए तो वहां भी रोज के 50 से 60 कॉल निकले।
इसलिए इन कॉल डिटेल्स को सबूत बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया। लाश तो मिली नहीं, पर सीसीटीवी और डीएनए रिपोर्ट से जो भी सबूत मिले उनसे पुलिस ने 962 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, जिसमें मर्डर का मोटिव सिद्धेश को कीर्ति द्वारा नौकरी से निकालना बताया गया। जिसके बाद सिद्धेश ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। 22 जुलाई 2020 को चार्जशीट मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है। बाद में कोविड की वजह से केस नहीं हो पाया। खुशी बेल पर बाहर आ गई। इसका कहना था कि सिद्धेश ने कत्ल के बाद धमकी दी थी कि अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मरने के डर से खुशी को सिद्धेश का साथ देना पड़ गया। इसने कत्ल नहीं किया था, सिर्फ साथ दिया था। ये सब देखकर कोर्ट ने खुशी को 2021 में बेल दे दी। बाद में 3 दिसंबर 2021 से मुंबई के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। अभी ये केस चल रहा है। जब कीर्ति की दादी को कीर्ति के बारे में पता चला तो 3 दिन में ही दादी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इनकी मौत हो गई। कीर्ति की मां ने खुशी और सिद्धेश से एक बार ये न भी कहा था कि अगर तुम मुझे मेरी बेटी वापस कर दोगे तो मैं केस वापस ले लूंगी। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।